नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गोल्डी ऑडियो बुक्स में। आज की रोमांचक और रहस्यमयी कहानी बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इंग्लिश बुक डोंट स्लीप मतलब सोना मत लास्ट पार्ट, अध्याय 48। 24 घंटे पहले बार के उभरे हुए कांच के दरवाजे खुलते हैं और वहां से लड़खड़ाती हुई एक नशे में धुत जोड़ी बाहर निकलती है। मैं गर्मी में कदम रखती हूँ, इस बात से खुश कि मैं ठंड से बच निकली। जब मैं नशे में धुत लोगों की भीड़ के बीच से आगे बढ़ती हूँ तो तेज संगीत मेरे शरीर में कंपन पैदा करता है। उनमें से कुछ लेडी गागा के गाने पर बैंड की प्रस्तुति देखते हुए नाच रहे हैं। उस फोन कॉल के बाद से सब कुछ धुंधला है। जब एक अजनबी ने मुझे जगाया और मुझसे यहाँ एमी से मिलने को कहा क्योंकि उसे समस्या है और उसे मेरी जरूरत है। मैं तुरंत आ गई। एमी के लिए मैं आग और पानी में भी कूद जाऊंगी। एमी भीड़ में हमेशा अलग दिखती है, लेकिन मुझे वह कहीं नजर नहीं आ रही। मेरी नजर एक ऐसी सुनहरे बालों वाली महिला पर टिक जाती है जो बैंड को देख रही है। मैं उसे मुड़ने के लिए देखती हूँ ताकि उससे बात कर सकूं, लेकिन उसका चेहरा देखकर मैं उसे अपने दिमाग से निकाल देती हूँ। ये एमी बिल्कुल नहीं है। काउंटर पर एक गहरे भूरे दाढ़ी वाला और सफेद शर्ट की आस्तीन मोड़े हुए बारटेंडर है। वह गिलास में बियर भर रहा है और ट्रे सजा रहा है। मैं उससे पूछने के लिए उसकी ओर बढ़ती हूँ कि क्या उसने एमी को देखा है। वह जिन जगहों पर जाती है वहां सब उसे नोटिस करते हैं। कैसे हो लिव? बारटेंडर मुझे देखकर पूछता है। मुझे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा। मुझे नहीं पता कि वह मेरा नाम कैसे जानता है, क्योंकि मुझे पक्का यकीन है कि मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई हूँ। हम एमी के साथ कई बार गए हैं, लेकिन यहाँ नहीं। ये जगह अपने विशिष्ट वायुमंडलीय सजावट के लिए याद की जाती है। ये आधुनिक है और साथ ही विंटेज भी है। बार काउंटर के पीछे 3 आर्ट डेको शैली के दर्पणों के साथ जो हमें निषेध युग, प्रोहिबिशन एरा की याद दिलाते हैं। तुम्हें क्या चाहिए? मैं अपनी सहेली एमी को ढूंढ रही हूँ। मैं उसका वर्णन करती हूँ। क्या तुमने उसे देखा है? वह अनिश्चित रूप से हिचकिचाता है, फिर उदासी से अपना सिर हिलाता है। क्या वह जा चुकी है? पूरी तरह से नहीं, वह अजीब तरह से कहता है। ओम, क्या टेड को पता है कि तुम यहाँ हो? मैं उसके सवाल को नजरअंदाज कर देती हूँ, ये मानकर कि उसने मुझे किसी और के साथ भ्रमित कर लिया है। इसके बजाय मैं एमी को ढूंढने के लिए मुड़ती हूँ और जैसे ही मुझे एक और लंबी सुनहरे बालों वाली महिला दिखाई देती है जो बैंड को सुन रही है, मैं बार स्टूल से नीचे उतरती हूँ। वैसे मुझे लगता है कि मैंने उसे देखा है। मैं उस महिला को ढूंढने के लिए भीड़ में रास्ता बनाती हूँ जो लगता है कि गायब हो गई है। मैं लोगों के समूहों के बीच चलती हूँ जो संगीत पर नाच रहे हैं, जब तक कि इतने सारे चेहरों को देखकर मुझे चक्कर न आने लगे। कमरा घूमने लगता है। मुझे होश खोने का डर है। मैं बाथरूम की तरफ जाती हूँ, जिसकी दीवारें गहरे नीले रंग में रंगी हुई हैं। मैं अपना फोन सिंक के ऊपर वाले स्टैंड पर रखती हूँ और होश में आने के लिए अपने चेहरे पर पानी के छींटे मारती हूँ। नल बंद करने के बाद मुझे अपनी हथेलियों पर लिखे शब्दों का मतलब समझ आता है। सब कुछ जो बचा है वह फोन नंबर के अवशेष और धुंधला सा शब्द टेड है। मेरी हथेलियों के पिछले हिस्से पर अभी भी कुछ बचा है। अजीब संदेश जिसमें लिखा है, सोना मत, डोंट फॉल asleep, और किसी पर भरोसा मत करो, डोंट ट्रस्ट एनीवन, और इस बार का पता भी। बाथरूम का दरवाजा खुलता है। तेज संगीत की लहर अंदर आती है।
जबकि कुछ महिलाएं अंदर आती हैं और आईने के सामने अपना मेकअप ठीक करना शुरू कर देती हैं। मैं तेजी से कमरे से बाहर निकलती हूँ। बाहर मुझे गर्म आलिंगन मिलता है। लिव, शुक्र है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अध्याय 49, बुधवार, रात 10:40। वेट्रेस मेरी खाली प्लेट हटाती है। कोरियन रेस्तरां खाली हो रहा है। नॉक्टर्नल बार के पास खड़ी पुलिस की गाड़ियां गायब हो चुकी हैं। जाहिर है पुलिस मुझे न पाकर चली गई है। अब मेरे भी जाने का समय हो गया है। भले ही पहले फोन पर डिटेक्टिव हेली ने नाटक किया कि वह मेरे साथ सहानुभूति रखती है, अब मैं पुलिस पर भरोसा नहीं करती। अब जब मुझे पता है कि वे मुझे हत्या के संदेह में देख रहे हैं, तो मैं उन पर और भी कम भरोसा करती हूँ। मुझ पर उस अपराध का आरोप लगाया जा रहा है जो मैंने नहीं किया है। मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे पता है कि मैंने कुछ समय के लिए होश खो दिया था, जब तक कि मैं मियामी के टिकट के साथ एक प्लेटफॉर्म पर नहीं जागी। मुझे टेड के संदेश भी याद है, जो मैं जागने पर हर बार भूल जाती हूँ। बिल का भुगतान करने के बाद मैं सड़क पर निकलती हूँ, यही जाने बिना कि कहाँ जाना है। नॉक्टर्नल के प्रवेश द्वार पर 2 पुलिस वाले खड़े हैं। सौभाग्य से उनमें से कोई मुझे नहीं देखता है। 1 सेकंड के लिए मैं कंधे के पीछे मुड़कर देखती हूँ और किसी से इतनी जोर से टकराती हूँ कि मेरी सांसें फूल जाती हैं। हे भगवान, लिव, क्या तुम ठीक हो? स्ट्रीट लाइट की तेज रोशनी मेरी आंखों में चुभती है जब मैं उस पहले परिचित व्यक्ति को देखती हूँ जिससे मैंने आज रात प्लेटफॉर्म पर जागने के बाद से देखा है। ब्रेट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं सड़क के नीचे एक कैफे में सहयोगियों के साथ रात का खाना खा रहा था। क्या तुम ठीक हो लिव? वह पूछता है। तुम कांप रही हो। आज ठंड है। मैं अपने हाथ रगड़ती हूँ। मेरी कार पास ही खड़ी है। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वह प्रस्ताव देता है। मुझे तुम्हारे प्लान में दखल नहीं देना है। मैं हिचकिचाती हूँ। मुझे कोई परेशानी नहीं है। अगर तुम यहाँ रुकी रही तो जम जाओगी। अपने आप को देखो, तुम्हारे दांत बज रहे हैं। वह कहता है, चलो यहाँ से चलते हैं। मैं अपनी नजरें नीचे झुकाती हूँ और देखती हूँ कि हम कैसे साथ साथ उसकी कार की ओर बढ़ रहे हैं। मेरे काले छोटे जूते और उसके कस्टमाइज्ड ग्रे जूते एक ही लय में चल रहे हैं। पुलिस की गाड़ी धीरे धीरे पास आती है। इसकी घूमती हुई लाइटें हमारे चेहरों पर प्रतिबिंबित होती हैं। कुछ मुझे खाए जा रहा है जैसे जैसे हम चल रहे हैं। कुछ महत्वपूर्ण। जरूर, पुलिस की गाड़ी मेरे तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित कर रही है। बस पहुंच गए, ब्रेट मुझे दिलासा देता है। जब वह कार खोलता है तो यह 2 बार हॉर्न बजाती है। मैं सामने वाली यात्री सीट पर बैठती हूँ और सीट बेल्ट लगाती हूँ और हम सड़क के अंत तक पहुंचकर दाईं ओर मुड़ते हैं। स्ट्रीट लाइट के चारों ओर प्रभा मंडल तैर रहे हैं। तुम थकी हुई लग रही हो लिव, वह चिंता के साथ मेरी ओर देखता है। थक गई हूं। ऐसा लगता है जैसे मैं कई दिनों से सोई नहीं हूं। मैं इतनी थकी हुई हूं कि मैं खिड़की पर अपना सिर झुकाती हूं और अपनी आंखें बंद कर लेती हूं। ये समझने की कोशिश करती हूं कि मुझे पहले क्या परेशान कर रहा था। मेरे दिमाग में उस अजीब स्केच की छवि उभरती है जो टेड ने मुझे भेजा था। यह फ्रेंच राजशाही के प्रतीक फ्लोरडिलिस, लिली का फूल के आकार का एक बिंदुदार पैटर्न था। टेड ने कहा था कि उसने रात में स्केच बनाया था। यह जोर देकर कहा था कि वह एमी और मार्को की हत्या से जुड़ा है। मैंने अभी फिर से वह बिंदुदार पैटर्न देखा जब हम कार की ओर जा रहे थे। उसके महंगे चमड़े के जूतों की नोक पर वही अजीब फ्लोरडिलिस पैटर्न का डिजाइन था। मैं अनिश्चित रूप से
ब्रेड को देखती हूँ, जबकि वह कार को रात के ट्रैफिक के बीच ले जा रहा है। कोई उसके फोन पर कॉल कर रहा है। वह कॉल को वॉइसमेल पर जाने देता है। खेद के साथ मुझे बताता है कि अस्पताल से गलती से कॉल आ रहे हैं। उसकी आवाज में झुंझलाहट है जब वह कहता है कि वे फिर से भूल गए हैं कि वह आज उपलब्ध नहीं है। मैं खिड़की के बाहर अंधेरे में देखती हूँ और फिर से फ्लोर डिलिस के बिंदुदार पैटर्न की कल्पना करती हूँ। इस बार छवि एक याद की तरह मेरे दिमाग में आती है। मैं महंगे खून के रंग के जूतों की नोक पर बिंदुदार पैटर्न को देखती हूँ, उस आदमी के पीछे खड़े होने से एक पल पहले जो मुझे चाकू घोंपता है। मैं घुटनों के बल गिरती हूँ और कालीन पर गिर जाती हूँ, यह देखते हुए कि कैसे ये जूते एमी के बेडरूम से दूर जा रहे हैं। उसका गुलाबी किमोनो जो बेडरूम के दरवाजे पर लटक रहा है, हिलता है जब सामने वाला दरवाजा बंद हो जाता है। डर मुझे जकड़ लेता है जैसे ही एहसास होता है। मैं हिलने के लिए बहुत डरी हुई हूं, सांस लेने के लिए भी बहुत डरी हुई हूं। जब मुझे एहसास होता है कि मेरी स्थिति कितनी खतरनाक है। मैं एमी और मार्को के हत्यारे के साथ कार में हूं। स्टीयरिंग व्हील के पीछे वह संभवतः महसूस करता है कि कुछ गड़बड़ है और मुझे देखने के लिए अपना सिर घुमाता है। क्या तुम ठीक हो लिव? तुम बहुत पीली लग रही हो। हाँ, बस थक गई हूं। मुझे अपना नाटक जारी रखने के लिए अपनी पूरी आत्मनियंत्रण की आवश्यकता है, जैसे कि मुझे अभी भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। क्यों ना तुम अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ। जब हम पहुंचेंगे तो मैं तुम्हें जगा दूंगा। वह आवाज में चिंता के साथ प्रस्ताव देता है। वह पेडल दबाता है, चौराहे पर गति बढ़ाता है। मैं अब उसके इस दयालु नाटक में नहीं फंस रही। मुझे पता है कि वह वास्तव में कौन है। मुझे पता है कि उसने एमी और मार्को को मारा है और शायद मुझे भी मारने वाला है। मैं अपनी हथेलियों के पीछे अपनी उंगलियों के जोड़ों के नीचे लिखे शब्दों सोना मत नेज़सुपाई को देखती हूं। उन फोन संदेशों से जिन्हें मैंने कोरियन रेस्तरां में देखा था। मुझे पता है कि हर बार जब मैं सोती हूं तो मैं उस दिन के बारे में सब कुछ भूल जाती हूं जब एमी और मार्को की हत्या हुई थी। मैं अपनी आंखें बंद करती हूं और खुद को फिर से दोहराती हूं, जैसे एक आदिम चीख, मत सो, मत सो, मत सो। कुछ समय बाद कार का इंजन बंद हो जाता है। ब्रेड सीट बेल्ट खोलता है और बाहर निकल जाता है, मुझे अंदर लॉक कर देता है। मैं सुनती हूं कि उसके कदम दूर जा रहे हैं, साथ ही साथ बड़बड़ाहट की आवाजें भी हैं और गुजरती हुई कारों की गड़गड़ाहट। मैं अपनी आंखें खोलने की हिम्मत जुटाती हूं ताकि क्या हो रहा है इसकी झलक पा सकूं। वह मुझसे कुछ मीटर की दूरी पर पीठ घुमाकर खड़ा है और फोन पर बात कर रहा है। मैं मानती हूं कि वह उस कॉल का जवाब दे रहा है जो हमें कार में मिली थी। अपनी नजरें उसकी पीठ से हटाए बिना मैं अपनी जीन्स की जेब से सेल फोन निकालती हूं जो मैंने टेक अवे कोरियन भोजन के मेनू से लिया था। मैं जल्दी से डिटेक्टिव महिला द्वारा छोड़ा गया नंबर डायल करती हूं जिसने अपना स्थान मेनू पर लिख दिया था। मेरी मदद करो, मैं उसके लिए लिखती हूं। मैं भेजें दबाती हूं, फिर फोन को साइलेंट मोड में डालकर वापस जेब में रख लेती हूं। टेक अवे मेनू कार के फर्श पर गिर गया है, लेकिन इसे उठाना बहुत जोखिम भरा है। मैं इसे अपने पैर से यात्री खिड़की के पास धकेलती हूं और नाटक करती हूं कि मैं सो रही हूं। ड्राइवर का दरवाजा खुलता है और कार हिलती है जब वह बैठता है। वह इग्निशन चालू करता है और कारों की लाइन में वापस मुड़ता है।
मैं महसूस करती हूँ कि वह मुझे घूर रहा है। जरूर वह यह समझने की कोशिश कर रहा है कि क्या मैं वास्तव में सो रही हूं। मैं खुद को धीरे धीरे और समान रूप से सांस लेने के लिए मजबूर करती हूं, जबकि वह मुझे देख रहा है। वह सावधानी से मेरे चेहरे से बाल हटाता है। बहुत बुरा है कि तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को अतीत को खोदने की जरूरत पड़ी, वह अपनी नाक के नीचे खुद से कहता है। कुछ समय बाद वह इंस्ट्रूमेंटल जैज बजाता है, हल्का संगीत उस ठंडे डर के साथ तेजी से विपरीत है जो मुझे जकड़ रहा है, इतना गहरा कि हर नस सीमा पर है। मैं एक सेकंड के लिए अपनी आंखें खोलती हूं और देखती हूं कि हम गोदामों वाले एक अंधेरे औद्योगिक क्षेत्र से गुजर रहे हैं। हम कुछ गहरे गड्ढों पर उछलते हैं, फिर हम रुक जाते हैं। अध्याय 60। बुधवार, रात 11:44। जब वह कार रोकता है तो मैं नाटक करना जारी रखती हूं कि मैं सो रही हूं। मेरी सभी इंद्रियां यह समझने की कोशिश में केंद्रित हैं कि क्या हो रहा है और हम कहाँ हैं। मैं आंखें खोलने और इस जगह को देखने से बहुत डरती हूं। मैं महसूस कर सकती हूं कि वह मुझे देख रहा है। मुझे उसे यह विश्वास दिलाना होगा कि मैं अभी भी सो रही हूं। वह मेरी तरफ झुकता है, उसकी सांसें मेरी त्वचा को गर्म करती हैं। मैं खुद को स्थिर रहने के लिए मजबूर करती हूं। इस बार वह मेरे बालों को नहीं छूता है। वह दस्ताना बॉक्स खोलता है और कुछ निकालता है। मुझे नहीं पता कि यह क्या है, जब तक कि मैं धातु के क्लिक की एक श्रृंखला नहीं सुनती। यह किसी मैगजीन को लॉड करने वाली बंदूक जैसी आवाज है। जागो लिव। वह मुझे कंधे से जोर से हिलाता है और सीट बेल्ट खोलता है। अगर मेरे पास उससे बचने का कोई मौका है तो मुझे उसे यह दिखाना होगा कि मैं अभी अभी जगी हूं और इस प्रकार फिर से अपनी याददाश्त खो दी है। मैं बहुत ज्यादा जम्हाई लेती हूं और थकान से अपनी आंखें मलती हूं। हम कहाँ हैं? हम यहाँ एमी से मिलने आए हैं। आज जो कुछ भी मैंने सीखा है उसके प्रकाश में उसका नाम लेते ही मुझे सिहरन महसूस होती है। एमी यहाँ है। मैं नाटक करती हूँ। वह तुम्हारा इंतजार कर रही है। वह अपनी कलाई घड़ी देखता है। हम देर हो चुके हैं। मैं कार से बाहर निकलती हूँ। मेरे घुटने इतने कमजोर हैं कि वे लगभग मेरे नीचे मुड़ जाते हैं। वह बनावटी चिंता के साथ मेरा कंधा पकड़े हुए है। उसकी पकड़ मजबूत है। मैं किसी भी तरह से खुद को मुक्त नहीं कर सकती। मैं दिखावा नहीं कर रही कि मुझे दर्द हो रहा है। जितनी देर मैं यह सर्कस जारी रखूंगी उतनी देर तक मैं जीवित रहूंगी। ठंडी हवा हमें छूती है जैसे ही हम परित्यक्त गोदाम की ओर बढ़ते हैं। हमारा रास्ता उसकी टॉर्च की रोशनी से जगमगा रहा है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं? याद है, एमी को मैकबेथ के नए प्रोडक्शन के टिकट मिले थे जिसका एक्शन एंटी यूटोपियन दुनिया में होता है। तुम जानती हो कि वह अवंत गार्डे थिएटर को कितना प्यार करती है। व्यक्तिगत रूप से मुझे यह उबाऊ लगता है, लेकिन मैं उसे निराश नहीं करना चाहता। हम गड्ढों पर कदम रखते हैं, परित्यक्त इमारत के करीब पहुंचते हैं। खिड़कियां बोर्ड से बंद हैं और अब शब्दों और भद्दे चित्रों से विकृत हैं। उम्मीद है इस बार दर्शक बैठेंगे, मैं कहती हूं उसके नाटक का समर्थन करते हुए। जब एमी पिछली बार मुझे इनमें से एक अवंत गार्डे प्रस्तुतियों में ले गई थी तो सब कुछ पुरानी शराब की भट्ठी में हुआ था। मुझे पूरी प्रस्तुति खड़ी रहनी पड़ी थी। शाम के अंत तक मेरे पैर दर्द से कराह रहे थे। मुझे लगभग यकीन है कि इस नाटक में वे बैठेंगे। वह मुझे दिलासा देता है, मुझे इमारत के पिछले हिस्से की ओर ले जाता है। एमी इस बात से नाराज होगी कि हम बहुत देर से आए।
वह इमारत के पिछले हिस्से में बेसमेंट की खिड़की को कवर करने वाले बोर्ड को तोड़ता है। वह मुझे खिड़की के छेद में जोर से धक्का देता है। मैं कराहते हुए अंधेरे स्टोर रूम में कंक्रीट के फर्श पर गिरती हूँ। विभिन्न ऊंचाई के प्लास्टिक की कुर्सियों के ढेर लगे हैं। फर्श पर पुरानी धातु की फाइल कैबिनेट पड़ी है। कुछ बगल में गिरी हुई है, अन्य सीधे खड़े हैं। दराज अस्थिर मीनारों में ढेरी हुई है। बहुत सारी कुर्सियां दीवार के सामने धक्का देकर रखी गई हैं। कुछ कुर्सियां घूम रही हैं। दर्जनों उनमें से बेतरतीब पंक्तियों में व्यवस्थित हैं। मुझे एक तीखी चीख से डर लगता है। चूहे। वह खिड़की के फ्रेम के साथ दौड़ते हुए कृंतक पर अपनी टॉर्च निर्देशित करता है। मेज से एक धूल भरी फाइल उठाते हुए वह उसे चूहे पर फेंकता है, जैसे कि एक फ्रिस्बी। वह निशाना लगाता है। जानवर बिखर जाते हैं। मेरी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वह मेरे कंधे पर अपनी पकड़ ढीली करता है और एक और फाइल फेंकता है। मैं अपने मौके का उपयोग करती हूँ। उससे दूर भागती हूँ। कुर्सियों के ढेर के नीचे पेट के बल रेंगती हूँ, जब तक कि मैं उससे काफी दूर न हो जाऊं। मेरी तलाश में वह टॉर्च की रोशनी को कंक्रीट के फर्श पर घुमाता है। अपनी जगह पर रहते हुए मैं कुर्सियों के ढेर के नीचे सिकुड़कर बैठ जाती हूँ। वहां से मुझे दिख रहा है कि उसके पैर फर्नीचर के ढेर के बीच की जगह से कैसे आगे बढ़ रहे हैं। मेरे बगल में फर्श पर पुराने स्टेपलर का एक बॉक्स है। मैं एक उठाती हूं और उसे कमरे में जितनी जोर से हो सके फेंकती हूं। यह दीवार से भारी आवाज के साथ टकराती है और ब्रेड शोर की दिशा में जाता है ताकि मुझे ढूंढ सके। वह पहियों के साथ कुर्सी की ओर जाता है, जो पहियों के साथ शोर करती है। मैं शोर का उपयोग एक आड़ के रूप में करती हूं ताकि धातु की फाइलिंग अलमारी की एक पंक्ति के पीछे छिप सकूं। खेल खेलना बंद करो लिव, यहां खतरा है, वह कहता है। जब मैं जवाब नहीं देती तो वह जोड़ता है, हम देर हो चुके हैं। एमी नाराज होगी। एमी मर चुकी है। मैं चिल्लाती हूं, ये समझे बिना कि उसे नाटक जारी रखने की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है। फाइल कैबिनेट की एक संकीर्ण दरार के माध्यम से मैं उसके कस्टमाइज्ड जूतों को देखती हूं, जबकि वह मुझे ढूंढ रहा है। उसके जूते फ्लोर डिलिस के आकार के छिद्रित पैटर्न से सजे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे टेड द्वारा मुझे भेजे गए स्केच पर थे, जो सुझाव देता है कि यह उस व्यक्ति की पहचान का सुराग है जिसने एमी और मार्को को मारा था। मुझे पता है कि तुम एमी और मार्को के हत्यारे हो, मैं चिल्लाती हूं। मेरी आवाज कमरे में गूंजती है। वह आधे रास्ते में रुक जाता है, फिर एक कोबरा की तरह जम जाता है, प्रहार करने के लिए तैयार। जब उसे एहसास होता है कि मैं अब और कुछ नहीं कहूंगी, तो वह कुर्सियों के ढेर को उलट देता है, मेरे छिपने की जगह की तलाश में तेजी लाता है। मुझे हमेशा पता था कि तुम्हें याददाश्त वापस मिल जाएगी, इसीलिए कल रात मुझे तुम्हारे पूर्व प्रेमी को मारना पड़ा और तुम्हें हत्यारा साबित करना पड़ा। मेरा मानना था कि जब वे तुम्हें उसकी लाश के पास पाएंगे तो वे एमी और मार्को की हत्या का आरोप भी तुम पर लगा देंगे। इससे मैं संदेह से बाहर हो जाऊंगा। मेरी तरफ से ध्यान भटकना और तुम्हें गायब होने देना एक गलती थी, लेकिन यह सब यहीं और अभी खत्म हो जाएगा। तुम्हें यहां से कभी बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। वह जवाब सुनने के लिए रुकता है और यह समझने के लिए कि मैं कहां छिपी हूं। मैं अपना मुंह नहीं ढकती ताकि अपनी सांस की आवाज को दबा सकूं।
मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें एमी के पास ले जाऊंगा और मैं ले आया। बस उस तरह से नहीं जैसा तुमने कल्पना की थी। वह हंसता है। अगर तुम अब मेरे पास आओगी तो मैं सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें दर्द ना हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कल रात तुम्हारे पूर्व प्रेमी को दर्द नहीं हुआ था। हेयरलाइन पर पेंटाजोसिन की पतली सुई। वह बिस्तर पर गिर गया और एक बच्चे की तरह सो गया। जब वह मर गया। अपने काम को आसान बनाओ, लिव। जब मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, यह सिर्फ समय की बात है। अध्याय 61। 24 घंटे पहले सीलिंग फैन मुझे जगाता है। वह ठंडी हवा की धारा से मेरी त्वचा को सहला रहा है। मेरे सिर के ऊपर खड़खड़ाहट हो रही है। मैं अपनी आंखें खोलती हूं और नीले धुएं को देखती हूं जो धीरे धीरे किसी के बेडरूम में बदल जाता है। फैन इतनी तेजी से घूम रहा है कि मुझे डर है कि यह गिर सकता है। गद्दे बहुत सख्त हैं। रेशमी चादरें बहुत फिसलन भरी हैं। वह गुनगुनाहट जिसे मैंने सपने में सुना था तेज और भयावह होती जा रही है। जब तक कि बिजली का तार तनाव में नहीं आ जाता। शोर मेरे सिर के अंदर से आ रहा है। यह मेरी व्यक्तिगत चेतावनी प्रणाली है और यह मुझे बता रही है कि मुझे समस्या है, बड़ी समस्या। मैं स्थिर लेटी हुई हूं। मेरी पलकें झुकी हुई हैं जबकि मैं ग्रे नीले बेडरूम का जायजा ले रही हूं। ये समझने की कोशिश कर रही हूं कि मैं कहां हूं और यहां कैसे पहुंची। बिस्तर के पास सफेद वाइन की एक बोतल है जो आश्चर्यजनक है। मुझे सफेद वाइन पसंद नहीं है और मैं शायद ही कभी इसे पीती हूं। कालीन पर महिलाओं के कपड़े बिखरे हुए हैं जो मुझे लगता है मेरे ही हैं। जैसे ही मैं यह समझने की कोशिश कर रही हूं कि क्या हो रहा है, बेडरूम का दरवाजा खुल जाता है और कोई अंदर आता है। उसकी छाया दीवार पर पड़ती है। जैसे जैसे वह करीब आता है, वह बड़ी होती जाती है जब तक कि मैं उसे पहचान नहीं लेती। ब्रेट, मैं नींद में बुदबुदाती हूं। भगवान के लिए सो जाओ, वह कहता है। तुम्हें बेहोश होना चाहिए था। उसके स्वर की क्रूरता मुझे उसके शब्दों से लगभग उतना ही डराती है। बेहोश होना? मैं सोचती हूं, मुझे बेहोश क्यों होना चाहिए था? और फिर मेरा अंतर्ज्ञान मुझे बताता है कि वह मुझे नुकसान पहुंचाने का इरादा रखता है। आत्म संरक्षण की प्रवृत्ति जाग जाती है। मैं सोने का नाटक करती हूं, इतना आश्वस्त करने वाला कि मैं लगभग सो ही जाती हूं। जब वह मुझे जांचने के लिए झुकता है, रबर के दस्ताने पहने हुए हाथ से मुझे छूता है। शायद वह संतुष्ट है क्योंकि वह दूर चला जाता है और जल्द ही मैं उसे गुनगुनाते हुए रसोई की अलमारी खोलते हुए सुनती हूं और कुछ निकालता है। मैं अपना सिर घुमाती हूं और हाँफती हूं जब मेरा सामना मेरे बगल में सो रहे लाल बालों वाले आदमी से होता है। जब ब्रेड वापस आता है तो मैं सोने का नाटक करती हूँ। लयबद्ध तरीके से सांस लेती हूँ। कपड़े की सरसराहट को सुनती रहती हूँ जब तक कि वह मेरे बगल में पड़े आदमी के कपड़े उतारकर उन्हें फर्श पर नहीं डाल देता। एक गीली आवाज आती है। गद्दे हिलते हैं। मैं नहीं समझ पा रही हूं कि क्या हो रहा है जब तक कि ब्रेट मेरे हाथ में चाकू की ठंडी मूठ नहीं डाल देता। वह गीली और चिपचिपी है। मुझे खून की महक आती है। वह हम दोनों को चादरों से ढकता है, लगभग हमें सुला देता है इससे पहले कि वह बाथरूम में गायब हो जाए। पाइप गूंज रहे हैं और पानी जोर से चल रहा है। वह नहा रहा है। जब मैं अपना सिर घुमाती हूं तो मैं तुरंत समझ जाती हूं कि मेरे बगल वाला व्यक्ति मृत है। मैं जल्दी से बिस्तर से उठती हूं। कालीन पर पड़े जीन्स
और कार्डिगन को खींचती हूँ। जीन्स को बिना झिपकिए मैं अपने पैरों को बूट्स में डालती हूँ। एक आंख से बाथरूम के दरवाजे के नीचे रोशनी की पट्टी पर नजर रखती हूँ, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह बाहर नहीं आएगा। ब्लीच की गंध दरवाजे के नीचे से बेडरूम में घुस रही है। चाकू बिस्तर से गिरकर फर्श पर पड़ी टी शर्ट पर जा गिरा। मैं उसे पकड़ती हूँ और चाकू को लपेटकर लिविंग रूम की ओर बढ़ती हूँ। अपने खाली हाथ से मैं धीरे से सामने का दरवाजा खोलती हूँ। सामने के दरवाजे के पास एक हुक पर बिना बटन वाला महिलाओं का कार्डिगन लटका हुआ है। मैं इसे अपने कंधों पर डालती हूँ, अपार्टमेंट से बाहर निकलती हूँ और धीरे से दरवाजा बंद करती हूँ। फर्श पर परावर्तित रोशनी मुझे अंधेरे में सीढ़ियों तक ले जाती है। सीढ़ियों से बेसमेंट में उतरकर मैं दरवाजा धक्का देकर बाहर गली में निकल जाती हूँ। मैं कार्डिगन पहनती हूँ, चाकू को लपेटकर टी शर्ट के साथ जेब में डालती हूँ ताकि सबूत के तौर पर इसे सुरक्षित रख सकूं, और कोने पर शराब की दुकान की ओर जाती हूँ। मैं इतनी डरी हुई और भ्रमित हूं कि मैं केवल एक ही चीज के बारे में सोच सकती हूँ, एमी को चेतावनी देने की आवश्यकता, इससे पहले कि वह उस तक पहुंचे। मैं एक टैक्सी पकड़ती हूँ और उसे ब्रुकलिन में हमारे अपार्टमेंट का पता देती हूँ। मैं कार की खिड़की से बाहर देखती हूँ। सड़क की बत्तियों के चारों ओर का ओस ऐसा लग रहा है जैसे वे मेरे साथ कोई रहस्य साझा कर रही हों। रेडियो की लोरी से मैं महसूस करती हूँ कि मेरी पलकें भारी हो रही हैं और मैं सो जाती हूँ। अध्याय 62, बुधवार, 23:24। हॉलिडे अपने अपार्टमेंट के पास पार्किंग की जगह की तलाश में ब्लॉक के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। तभी उसके फोन पर एक टेक्स्ट मैसेज आया। मेरी मदद करो, उसमें लिखा था। फोन नंबर उसी नंबर से मेल खाता था जिसे लिवरीज ने पहले पुलिस हॉटलाइन के लिए इस्तेमाल किया था। उसने एक लोकेशन पिन भी भेजा था ताकि हॉलिडे उसका पीछा कर सके। यह संकेत दे रहा था कि वह रास्ते में थी, क्वींस जिले की ओर। हॉलिडे ने लावेल को फोन किया। उसने जवाब नहीं दिया। उसने एक यू टर्न लिया और लावेल की ओर बढ़ने लगी। उसका फोन सीधे वॉइस मेल पर चला गया। उसने अनुमान लगाया कि वह अभी भी अपराध स्थल पर फॉरेंसिक विशेषज्ञों का इंतजार कर रहा था, जहां फोन सिग्नल खराब था। जैक, ये डार्सी है। लिवरीज ने मुझे लोकेशन भेजी है। मैं उसके पीछे जा रही हूं। वह क्वींस की ओर जा रही है। मुझे लगता है कि वह खतरे में है। मुझे वापस कॉल करे। उसने स्टेशन पर फोन किया और रॉस्को को भी वही बताया, जो अभी भी सुरक्षा कैमरों की फुटेज देख रहा था। यह एक जाल हो सकता है, उसने संदेह जताया। इसे जांचने का केवल एक ही तरीका है। मैं उसके पीछे जा रही हूं। जैक को बताएं। मैं आपको सूचित करती रहूंगी। लोकेशन पिन क्वींस की ओर सड़कों के जाल के साथ आगे बढ़ता रहा और फिर मैस्पत जिले की ओर मुड़ गया, जहां वह गलियों की भूल भुलैया में मुड़ गया। हॉलिडे सही जगह से 10 मिनट की दूरी पर थी। तभी लावेल ने फोन किया। जैसे ही वह उसे बता रही थी कि क्या हुआ, मैप पर दिखाई दिया कि लिव रीड्स की कार फैक्ट्रियों और गोदामों वाले औद्योगिक क्षेत्र से गुजर रही है। रुक गई, हॉलिडे चिल्लाई जब लोकेशन पिन अचानक हिलना बंद हो गया। पुराने गोदाम पर। यह लगभग 5 मिनट दूर है। उसने उसे पता दिया और बैकअप बुलाने को कहा। हॉलिडे की गति बढ़ गई। यह एक बुरा संकेत है कि पिन हिलना बंद हो गया है, खासकर इतनी दूर की जगह पर। इतनी रात को पुराने फैक्ट्री इलाके में कुछ भी वैध नहीं हो सकता। हॉलिडे गोदामों वाली एक संकरी बिना रोशनी वाली सड़क पर मुड़ गई।
लिवरीज का लोकेशन पिन सड़क के अंत में एक इलाके में रुक गया। जासूस ने गोदाम की दृष्टि सीमा के बाहर अपनी कार पार्क की और रेडियो पर अपनी स्थिति बताई। डिस्पैचर ने उसे बताया कि बैकअप लगभग 10 मिनट में आ जाएगा। उसने अपना हथियार निकाला और गेट से अंदर गई, जिसके कब्जे मुड़ गए थे और टूट गए थे। वे हवा में शोर कर रहे थे। गोदाम के पास डामर पार्किंग स्थल उखड़ गया था और गड्ढों से भरा था। अधिकांश गोदामों की खिड़कियां बोर्ड से बंद थीं। उनमें से कुछ पर भद्दे ग्राफिटी बने थे। लॉडिंग जोन में एक लेक्सस पार्क थी, जिसके अंदर अभी भी रोशनी जल रही थी। कार का एक दरवाजा खुला था। हॉलिडे ने दरवाजा खोला और अंदर देखा। उसके फोन नंबर के साथ लिखे हुए कोरियन रेस्तरां के मेनू को सामने की यात्री सीट के नीचे फर्श पर पड़ा देखा। हॉलिडे ने दीवार के पीछे छिपकर रॉस्को को कार का नंबर बताया। ये एक किराए की कार है, उसने डेटाबेस में खोजने के बाद कहा। ये किसकी है? मुझे नहीं पता। ये एक निजी कंपनी है। लिव का लोकेशन ट्रैकिंग अभी भी चालू है, लेकिन पिन नहीं हिल रहा है। वह इस कॉम्प्लेक्स में कहीं है। ये अच्छा नहीं लग रहा है। हॉलिडे ने बुदबुदाया। रुके रहो, बैकअप 7 मिनट से कम समय में आ जाएगा। उसकी आवाज को 2 तेज धमाकों ने दबा दिया, जो गोदाम से प्रतिध्वनित हुए। गोलियां, हॉलिडे फुसफुसाई। बैकअप का इंतजार करने का समय नहीं है। अध्याय 63, बुधवार, 23:24। ब्रेड कुर्सियों के ढेर को धक्का देता है और वे गड़गड़ाहट के साथ फर्श पर गिर जाती हैं। पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है लिव। उन्हें लगता है कि तुमने टेड को मारा है। इस बार ठोस सबूत है। क्या सबूत? बिना सोचे समझे मैं चिल्लाती हूं। वह तुरंत मेरी ओर बढ़ने लगता है। बेडरूम की खिड़की पर संदेश से शुरू करते हैं। वह झुकता है ताकि मुझे मेज के नीचे ढूंढ सके। मैंने इसे तुम्हारे चाकू के साथ गायब होने के बाद लिखा था। फिर मैं ऊपर गया और परिसर में सुबह होने का इंतजार किया। जब मैं निकला तो लिफ्ट लोगों से भरी हुई थी। किसी ने मुझे नहीं देखा, लेकिन पुलिस ने देखा कि तुम हत्या के बाद भाग रही थी। पूरी शाम खबर में थी। सब मानते हैं कि तुमने टेड कोल को मारा, खासकर पुलिस। केवल एक चीज है जो मुझे उसकी हत्या से जोड़ती है। कौन सी? मैं अविश्वास में दोबारा पूछती हूँ। चाकू। सब कुछ ठीक करते हुए मैंने पाया कि जब मैंने टेड को मारा तो मैंने खुद को काट लिया था। चाकू पर मेरा खून है, मेरा डीएनए। जब मैं बाथरूम से बाहर आया, ब्लीच से धोकर, वह वहां नहीं था। तुमने चाकू ले लिया। वह बेसब्री से आहें भरता है। मुझे जानना है कि तुमने इसे कहाँ रखा लिव। लेकिन बेशक तुम्हें कुछ नहीं पता। तुम्हें नहीं पता कि तुमने इसके साथ क्या किया, है ना? तुम्हें याद नहीं है। खैर, तुम्हें याद करना होगा। जवाब देने के बजाय मैं कुर्सियों के अगले ढेर के नीचे झुककर नए ठिकाने की ओर रेंगती हूँ। फाइल कैबिनेट जोर के धमाके के साथ कंक्रीट के फर्श पर गिरती है। ब्रेट एक और कैबिनेट को धक्का देता है और डिब्बों के ढेर को उलट देता है। शायद मैं तुम्हें यहां छोड़ दूं और तुम्हें सोने दूं। वह चिल्लाता है। तुम जाग जाओगी, यह जाने बिना कि तुम यहां क्यों हो। लेकिन यह केवल तभी होगा अगर चूहे तुम्हें पहले नहीं खाएंगे। मैं अपना हाथ अपने मुंह पर रख लेती हूं ताकि ब्रेट मेरी हांफती हुई सांसें न सुन सके। जब वह चुप हो जाता है, यह समझने की कोशिश करता है कि मैं कहां छिपी हूं। वह एक बक्से को हॉकी पक की तरह लात मारता है। वह फर्श पर फिसलती है, ईंट की दीवार से टकराती है। चूहे चिल्लाते हैं, भागते हुए। मैं अपने दांत पीसती हूं जब उनमें से एक मेरी टांग पर दौड़ता है। लिव, तुम्हारे पास बाहर निकलने के लिए 10 सेकंड हैं।
वरना मैं गोली चला दूं। वह गुर्राता है। 10, 9, 8, 4 तक गिनकर ब्रेड गिनती बंद कर देता है और दीवार पर गोली चला देता है। एक और गोली धातु की मेज से टकराकर वापस आती है। मैं अपना होंठ काटती हूं ताकि चिल्ला न पड़ूं। मुझे यकीन है उसने गोली इसलिए चलाई ताकि वह मुझे चिल्लाने पर मजबूर कर सके और इस तरह पता चल सके कि मैं कहां छिपी हूं। ग्रैम कमरे के दूसरी तरफ जाता है, रास्ते से मेज हटाता है। बेसमेंट की खिड़की से एक छाया कूदती है। वह इतनी तेजी से और चुपचाप चलती है कि मुझे लगता है शायद मुझे भ्रम हुआ है। ब्रेड कुर्सियों के ढेर को गिरा देता है। धीरे धीरे बेसमेंट से होकर मेरी ओर बढ़ रहा है। मैं धातु की मेज के नीचे से फिसलने की तैयारी कर रही हूं जब एक मजबूत हाथ मेरे मुंह को बंद कर देता है। मैं चिल्लाती हूं, कोई आवाज नहीं निकलती। हाथ मेरे मुंह पर चिपक जाता है जैसे कि चूषण कप। मैं डिटेक्टिव हॉलिडे हूं। वह फुसफुसाती है मेरे कान में, लिव, मुझे चाहिए कि तुम फर्श पर लेट जाओ। जो भी हो, उठो मत, चाहे कितना भी डर क्यों ना हो, समझी? मैं सिर हिलाती हूं। अध्याय 64 बुधवार 23:47। हॉलिडे ने लिव को फर्श पर लेटे रहने दिया और खुद नीचे झुककर दबे पांव अंधेरे में रेंगने लगी। कोई भी शोर जो वह करती फर्श पर गिरने वाली फाइल, कैबिनेट और बक्सों के ढेर से दब जाता, जबकि ब्रेड अपनी हताश खोज में सब कुछ उलट पुलट रहा था। हॉलिडे ने अंधेरे और शोर का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वह रेंगते हुए उल्टे ऑफिस फर्नीचर के चारों ओर घूम रही थी, यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही थी कि उसने कोई हरकत न देखी हो। उसे आश्चर्य का तत्व चाहिए था। जब वह दूसरी कुर्सी के ढेर को गिराने के लिए मुड़ा तो वह खड़ी हो गई और अपना हाथ उस पर तान दिया। पुलिस, हथियार डाल दो। ब्रेट उसकी तरफ मुड़ा। हथियार डाल दो वरना मैं गोली चला दूंगी, उसने दोहराया। वह अपनी कमर के पास पिस्तौल रखे हुए था। उसे छोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। उसकी शारीरिक भाषा से हॉलिडे को समझ आ गया कि उसने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया है। जब उसने उस पर गोली चलाने के लिए हाथ उठाया तो उसने जल्दी से लगातार 2 गोलियां चलाईं। पहली उसके हाथ में लगी, जिससे हथियार फर्श पर गिर गया। दूसरी ने उसके दाहिने कंधे को घायल कर दिया, जिससे वह दर्द से चिल्लाने लगा। ब्रेड फर्श पर गिर पड़ा। जब हॉलिडे उसके पास पहुंची, उसने उसे पेट के बल पलट दिया और उसके स्वस्थ हाथ को हथकड़ी से मेज के पैर से बांध दिया। उसका दूसरा हाथ बुरी तरह खून बह रहा था, लेकिन वह उसे बिना हथकड़ी के छोड़ने वाली नहीं थी, जबकि उसकी पिस्तौल अभी भी कहीं पास में ही थी। हॉलिडे ने उसे प्राथमिक उपचार दिया और रेडियो पर एम्बुलेंस और बैकअप बुलाया। उसके टॉर्च की रोशनी ने उसकी पिस्तौल को रोशन किया, जो कुर्सी के नीचे पड़ी थी। उसने उसे वहीं छोड़ दिया। इस्तेमाल की गई गोलियों की जांच की जाएगी। बेहतर होता अगर उसकी पिस्तौल किसी और को मिल जाती। लिव अभी भी मेज के नीचे छिपी हुई थी जब हॉलिडे ने उसे पाया। तुम ठीक हो? उसने पूछा। लिव को ठिकाने से बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाया। सब खत्म हो गया। वह मुझे मारने वाला था, लिव बुदबुदाई। उसका चेहरा पीला था और वह बुरी तरह कांप रही थी। हॉलिडे समझ गई कि वह सदमे में है। सब खत्म हो गया लिव, हॉलिडे ने उसे गले लगाते हुए कहा। अब तुम सुरक्षित हो। गोली चलने की गूंज शांत होते ही बेसमेंट में छाई अचानक शांति को सायरन की आवाज ने तोड़ दिया। एम्बुलेंस आ गई होगी, पैरामेडिक्स तुम्हारा ख्याल रखेंगे। और फिर क्या तुम मुझे हत्या के लिए गिरफ्तार करने वाली हो?
पुलिस की नीली बत्तियां बाहर के अंधेरे को रोशन कर रही थीं। पुलिस की गाड़ियों का काफिला और 2 एम्बुलेंस गोदाम के पास रुक गईं। दरवाजे खुले और बंद हुए। अंधेरे में पुलिस और डॉक्टरों के कदमों की आहट सुनाई दी। तुम्हें अस्पताल ले जाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि तुम ठीक हो। जब तुम वहां रहोगी, हम दूसरे कोने पर सबूतों की जांच करेंगे। मत भूलना कि मैं तुम्हारे साथ वहां थी। मैंने सुना कि उसने क्या कहा इससे पहले कि वह खिड़की से अंदर आया। मैंने सुना कि उसने कैसे कबूल किया। यह सब हमें उसके खिलाफ मामला बनाने में मदद करेगा। किसी भी स्थिति में उसने तुम्हें अगवा किया और लगभग मार ही दिया था। वह लंबे समय के लिए जेल जाएगा। हॉलिडे ने लिव को बेसमेंट की खिड़की से बाहर निकलने में मदद की, जिसके बगल में एक पुलिस वाला थर्मोकंबल लिए इंतजार कर रहा था। उसने उसे उसके कांपते शरीर पर डाल दिया और एम्बुलेंस की ओर ले गया, जिसकी बजती हुई बत्तियां गोदाम को लाल रंग से रंग रही थीं। अध्याय 65। 12 घंटे बाद गुरुवार 11:45। हॉलिडे। लावेल, कप्तान चिल्लाया, यह देखते हुए कि 2 जासूस एक के बाद एक ऑफिस में प्रवेश कर रहे थे। उनके पीछे कांच के दरवाजे बंद हो गए। मेरे ऑफिस में, जल्दी। लावेल ने दस्तावेजों की अलमारी पर झुकते हुए छाती पर हाथ बांध लिए। हॉलिडे कप्तान की मेज के पास बैठी थी, इंतजार कर रही थी जब तक कि उसने फोन पर अपनी बातचीत खत्म नहीं की। लावेल, तुम बहुत बुरे दिख रहे हो, शेव कर लो, कप्तान ने फोन रखते हुए कहा। यह टीवी वालों की टीम थी, उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग प्लान की है। तुम कैमरों के सामने ऐसे शराबी की तरह नहीं दिख सकते, जैक। शराबी नहीं, बल्कि बस एक मेहनती जासूस, बहुत ज्यादा थका हुआ, ताकि आज सुबह शेव कर सकूं। कल रात हम दोनों केवल 2 घंटे सोए, लावेल ने जवाब दिया, पुष्टिकरण की तलाश में हॉलिडे को देखते हुए। वैसे भी मैं मीडिया से बात नहीं करने वाला, जासूस हॉलिडे बात करेंगी। कप्तान ने अपना ध्यान हॉलिडे पर केंद्रित किया। उसने गहरे नीले रंग का सूट और हल्के गुलाबी रंग की शर्ट पहनी थी, जो उसके हल्के मेकअप के साथ मेल खा रही थी। उसके भूरे बाल एक तंग चोटी में बंधे थे। वह ताजी और केंद्रित दिख रही थी। जैक कहती है, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैंने इसे संभाल लिया, तुमने बहुत अच्छे से संभाला, कप्तान ने प्रशंसा के साथ कहा। अब मुझे बताओ, हमारे पास ब्रेट ग्रैम के खिलाफ क्या सबूत है? हॉलिडे ने उसे प्रारंभ रिपोर्ट दी, जिसे वह उसके बोलते समय पढ़ रहा था। लैप्टेड कोल के हत्या के हथियार की जांच कर रही है, ब्रेट ग्रैम के डीएनए के लिए। सब कुछ देखते हुए उसने उसे मारते समय ब्लेड पर खुद को काट लिया था। हॉलिडे की आवाज बैठ गई थी। वह रात का अधिकांश समय नहीं सोई थी। गोलीबारी के संबंध में आंतरिक जांचकर्ताओं के सवालों के जवाब दे रही थी। उन्होंने बारूद के अवशेषों के लिए उसके नमूने लिए थे और उसे गोदाम में जो हुआ उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट लिखनी पड़ी थी। अंतिम संस्करण 8 पन्नों का था। लावेल रात का अधिकांश समय गोदाम में था, जबकि फोरेंसिक विशेषज्ञों ने उसकी जांच की। सुबह वे हॉलिडे के साथ सीधे लैब गए यह पता लगाने के लिए कि उनके पास क्या सबूत है, ताकि ब्रेट ग्रैम के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सके। मैं देख रहा हूं कि चाकू पर नागरिक रीस के निशान हैं, कप्तान ने रिपोर्ट देखते हुए कहा। यह अदालत में मामला उलझा देगा। वे जानते थे कि यह मामला आसान नहीं होगा, खासकर लिव रीस की याददाश्त को देखते हुए। किसी गवाह के बयान के आधार पर सामान्य मामला दर्ज करना मुश्किल होगा, जिसकी याददाश्त की समस्याएं प्रमाणित हैं। क्या हमारे संदिग्ध को कोल की हत्या से जोड़ने वाले ठोस सबूत हैं? कप्तान ने
हॉलिडे की लैब रिपोर्ट देते हुए पूछा। अपराध स्थल पर सूक्ष्म काली पेंट के टुकड़े मिले हैं, हॉलिडे ने उत्तर दिया। लैब ने ब्रेड ग्राम के नाखूनों के नीचे खुरच कर निकाले गए पेंट के निशान का मिलान हत्या के स्थल पर पाए गए पेंट के निशान से किया है। यह लिव रीज के अपार्टमेंट में काले पेंट से भी मेल खाता है। माना जाता है कि ब्रेड ग्राम उस अपार्टमेंट में था जहां उसने सबूत मिटा दिए, दीवारों को पेंट कर दिया और उसकी डायरी जला दी। उसने सबूत मिटाने के लिए निश्चित रूप से पूरी कोशिश की, कप्तान ने नोट किया। इसके लिए बहुत मेहनत लगी। वह टेड कोल को नहीं जानता था। उसे क्यों मारना था? लिव रीज को हत्या का दोषी ठहराने के लिए, लावेल ने समझाया। उसका मानना था कि जैसे ही हम कोल की हत्या के लिए लिव रीज पर आरोप लगाएंगे, हम उसे डेकर और रेजियो की हत्याओं के लिए भी दोषी ठहरा देंगे, उसी मकसद से। फिर मामला आधिकारिक तौर पर बंद हो जाएगा। वह डर में नहीं जीना चाहता था कि लिव रीज की याददाश्त वापस आ सकती है। वैसे भी किसी भी स्थिति में किसी व्यक्ति को मारना, मुझे यकीन नहीं है कि जूरी इस पर विश्वास करेगी। टेड कोल ने भी लिव रीज को यह पता लगाने में मदद की थी कि उसके दोस्तों को किसने मारा, हॉलिडे ने समझाया। उसने उन चीजों के बारे में पूछताछ की जो ग्राम को डेकर और रेजियो की हत्याओं से जोड़ती थी। ग्राम को इसके बारे में पता चल गया और उसने फैसला किया कोल को समीकरण से पूरी तरह और स्थायी रूप से बाहर करने के लिए। सोने पर सुहागा यह था कि लिव रीज को फंसा दिया जाए। कोल ने किस तरह के सवाल पूछे? हैलिटेड ने कप्तान को बताया कि कैसे उस सुबह उसने आखिरकार उस डिजाइनर से संपर्क किया जिसने कोल को तब कॉल किया था जब वह अपनी मंगेतर एलिजाबेथ के साथ उसकी हत्या वाली रात उसके अपार्टमेंट में था। डिजाइनर ने कहा कि टेड ने उसे एमी और मार्को की हत्याओं की यादों के आधार पर लिव रीज द्वारा बनाए गए फ्लेयर डिजाइन, स्पेकल्ड डिजाइन के स्केच के बारे में जानकारी लेने के लिए कहा था। कोल की ओर से डिजाइनर ने पुरुषों के विशेष कस्टम जूते बनाने वाली दुकान से संपर्क किया। यह दुकान इस बात के लिए मशहूर है कि वह हर ग्राहक को उनका अपना अनूठा फ्लेयर डिजाइन, स्पेकल्ड डिजाइन देती है। ब्रेड ग्राहम का डिजाइन फ्लेयर स्पेकल्ड था। यह उसके सभी जूतों पर था। हैलिटेड ने कप्तान को स्केच की एक कॉपी और सबूत के तौर पर पिछली रात ली गई ग्राहम के जूतों की एक फोटो दिखाई। कप्तान ने सीटी बजाई जब उसने उसे बताया कि जूतों की एक जोड़ी की कीमत $1,500 से अधिक है। जाहिर है ग्राहम के पास ऐसी 1 दर्जन से अधिक जोड़ियां थीं। जब जूतों की दुकान के मालिक ने सुना कि ग्राहम के जूतों के अनोखे डिजाइन के बारे में पूछा जा रहा है, तो शिष्टाचार के नाते उसने उनसे संपर्क किया और उन्हें इस बारे में बताया। हैलिटेड ने समझाया। संभवतः इसी बात ने ग्राहम को यह विचार दिया कि टेड कोल, लिव रीज का पूर्व प्रेमी, उसके बारे में पूछ रहा था। कप्तान के पास जाते समय 2 जासूस 47वीं सड़क पर स्थित उस विशेष जूतों की दुकान में गए। मालिक ने हैलिटेड और लावेल को उन जूतों की तस्वीरें दिखाईं जिन्हें उसके कारीगर ग्राहम के लिए कई सालों से बना रहे थे। उनमें गहरे लाल रंग के जूतों की एक जोड़ी भी थी जिसे एमी ने अपनी मौत से पहले अपने जन्मदिन पर ब्रेड को उपहार में दिया था। हैलिटेड को संदेह था कि यही वह जोड़ी है जिसे पहनकर उसने एमी और मार्को की हत्या की थी। ये रीस की उन जूतों के बारे में यादों की व्याख्या करता है जिन पर खून लगा था और जिनका जिक्र जासूस लैरी रेगन ने अपनी आखिरी बातचीत में किया था। उस समय रीस की यादों पर ध्यान नहीं दिया गया।
क्योंकि अपराध स्थल पर मौजूद कालीन पर खून के कोई निशान नहीं थे। कातिल के जूते खून से सने नहीं थे, वे बस खून के रंग के थे। लिव रीस को फिर से होश आ गया है। उसके डॉक्टर कहते हैं कि वह हमसे बात कर सकती है। लावेल ने अपने फोन पर संदेश चेक करते हुए कहा, इससे पहले कि वह फिर से सो जाए, हमें अस्पताल जाना चाहिए। इससे पहले कि आप जाएं, मुझे चाहिए कि आप मुझे अपनी बंदूक सौंप दें। डिटेक्टिव हैलिटेड, कप्तान ने उसके खड़े होने पर कहा। जब तक गोलीबारी की घटना पर रिपोर्ट पेश नहीं की जाती, तब तक आप पेपर वर्क में उलझी रहेंगी। अगले कुछ दिनों में आपके पास कागजी कार्रवाई सुलझाने के लिए पर्याप्त समय होगा। हैलिटेड ने अपनी सर्विस पिस्टल को होल्स्टर से निकाला, मैगजीन निकाली और उन्हें मेज पर रख दिया। जब तक गोलीबारी की आंतरिक जांच पूरी नहीं हो जाती, वह कागजी काम में व्यस्त रहेगी। कल रात उससे हुई पूछताछ के दौरान मुख्य सवालों में से एक यह था कि उसने संदिग्ध को जान से मारने के लिए गोली क्यों नहीं चलाई। यहां तक कि यह सुझाव भी दिया गया था कि उसे अपनी शूटिंग की सटीकता सुधारने के लिए शूटिंग रेंज में अतिरिक्त अभ्यास की आवश्यकता है। हैलिटेड ने जांचकर्ताओं को बताया कि उसने संदिग्ध को जानबूझकर घायल किया, क्योंकि वह उसे मारे बिना निहत्था करने के लिए काफी अच्छी निशानेबाज थी। वह चाहती थी कि उसे जेल की कोठरी मिले, न कि कब्र। कुछ दिनों तक सेक्रेटरी का काम करना बुरा विचार नहीं है। वास्तव में कप्तान ने उसकी बंदूक और बैज को अलमारी में रखते हुए कहा, क्यों? ये आपको तैयार होने का समय देगा। किस चीज की तैयारी? हैलिटेड ने पूछा। इंटरव्यू के लिए। हमारे पास डिटेक्टिव के पद के लिए स्थायी जगह खाली है। हम अगले हफ्ते इसकी घोषणा करेंगे। आप हमारी सबसे अच्छी उम्मीदवार हैं। बेशक, अगर आप आवेदन करने का फैसला करती हैं। शायद मैं बहुत अधिक आत्मविश्वासी हूं, डिटेक्टिव हैलिटेड। शायद मर्डर स्क्वाड में काम करना आपके लिए नहीं है। मैं आवेदन करूंगी। हां, करूंगी। हैलिटेड ने दरवाजे की तरफ बढ़ने से पहले वादा किया। मुझे कोई ऐसा भरोसेमंद व्यक्ति चाहिए जो आपकी सिफारिश कर सके, कप्तान ने उसके पीछे से चिल्लाकर कहा। आप मेरा नाम लिख सकते हैं, लावेल ने कहा, जैकेट पहनते हुए और हैलिटेड के पीछे ऑफिस से बाहर निकलते हुए। अध्याय 66, गुरुवार 14:45। लिव रीस अस्पताल के बिस्तर पर ऊँघ रही थी। तभी हैलिटेड और लावेल उसके कमरे में दाखिल हुए और नर्स के उसके महत्वपूर्ण संकेतों, वाइटल साइंस की जांच करने का इंतजार करते हुए खिड़की के पास खड़े हो गए। वह कार्डियो मॉनिटर की बीप से चौंक गई और धीरे से अपनी आंखें खोली। लिव पूरी रात नहीं सोई थी। वीडियो रिकॉर्डिंग और शपथ के तहत डिटेक्टिव ट्रेने को पिछली रात की घटनाओं के बारे में बयान दे रही थी। लावेल ने जोर दिया कि लिव के सोने से पहले ट्रेने उसका बयान ले ले, क्योंकि ऐसा न हो कि वह जागने पर पिछली रात की घटनाओं को भूल जाए। आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? नर्स ने पूछा, ब्लाइंड्स को थोड़ा ऊपर उठाते हुए। दिन की रोशनी अस्पताल की चादरों पर आ गिरी। बहुत थकी हुई, लिव ने जवाब दिया। उसके शरीर पर अस्पताल का गाउन था, जो उसकी त्वचा के पीलेपन को और उभार रहा था। नींद के बाद उसके बाल उलझे हुए थे। रोशनी की आदत डालते हुए उसने अपनी धुंधली आंखों को झपकाया। समय क्या हुआ है? दोपहर के 2 बज चुके हैं। नर्स ने लिव के कंधे पर ब्लड प्रेशर कफ लगाते हुए कहा। डॉक्टर के आपको आज सुबह 10 बजे जगाने के बाद से आप सो रही थीं, ताकि हम आपकी जांच कर सकें। लिव ने हैलिटेड और लावेल को खिड़की के पास खड़े देखा। ब्लड प्रेशर मापने के बाद
नर्स ने लिव के तकिए और कंबल को ठीक किया और कमरा छोड़ने से पहले उसके खाने की बची हुई ट्रे को हटा दिया। आप वही डिटेक्टिव हैं जो वेयर हाउस में थी। लिव की नजर हैलिटेड पर टिकी। क्या आप मुझे याद करती हैं? हैलिटेड ने आगंतुकों के लिए रखी कुर्सी को हटाते हुए और इस तरह बैठते हुए पूछा कि उनकी आंखें एक ही स्तर पर हों। मुझे पिछली रात स्टेशन पर जो कुछ हुआ वह सब याद है। मुझे वेयर हाउस, गोलीबारी और अस्पताल की एम्बुलेंस की सवारी याद है। मैंने विशेष रूप से आपको याद रखा है। आपने मेरी जान बचाई। हैलिटेड थोड़ी शर्मा गई। तो आप ठीक हो गई हैं? क्या याददाश्त के साथ अब कोई और समस्या तो नहीं? उसने पूछा। डॉक्टर कहते हैं कि अगर मैं पर्याप्त नींद लूं और कैफीन या अन्य उत्तेजक पदार्थों का सेवन न करूं ताकि मैं जाग न रहूं, तो यह शायद दोबारा नहीं होगा। लेकिन कोई गारंटी नहीं देता। याददाश्त का वापस आना एक सही दिशा में बड़ा कदम है, हैलिटेड ने कहा। लिव रीस का चेहरा उदास हो गया। शायद, उसने उदासी से कंधे उचकाते हुए कहा। डॉक्टरों का मानना है कि मैं उस अवधि को कभी याद नहीं कर पाऊंगी जिसे मैं भूल चुकी हूं। इसका मतलब है कि मैंने अपनी जिंदगी के 2 साल हमेशा के लिए खो दिए हैं। मुझे लगता है कि मुझे इसे स्वीकार करना होगा। लिव ने बिस्तर से रिमोट लिया और बटन दबाकर उसे ऊपर उठाया ताकि वह आराम से बैठ सके। मैं आज यहां नहीं होती अगर आप नहीं होती, डिटेक्टिव। आपके द्वारा किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आपने अपनी जान जोखिम में डाली सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए। आपको खुद का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आप अपनी लोकेशन साझा करने के लिए पर्याप्त समझदार थीं, हैलिटेड ने कहा। यह सोचना ही डरावना है कि क्या होता अगर आप इतनी होशियार न होती। मैंने जोखिम उठाया आप पर भरोसा करके, लिव ने जवाब दिया। मुझे पता था कि आपको मुझ पर हत्या का संदेह था। मुझे टेलीविजन पर मेरे बारे में बातें सुनने को मिली थी। मैंने सोचा कि सबसे खराब स्थिति में आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगी। यही मुझे एकमात्र उम्मीद लग रही थी। हम आप पर हत्या का कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। हमारा मानना है कि ब्रेट ग्राहम ने टेड कोल को नशीली दवा दी और उसे मार डाला। उसने खिड़की पर जागो लिखा ताकि ऐसा लगे कि आपने यह किया है, क्योंकि यह ठीक वैसा ही था जो उसने आपके हाथ पर लिखा था। ये एक और कड़ी थी जो आपको कोल की हत्या से जोड़ती थी, हैलिटेड ने कहा। उसे टेड कोल को मारने की क्या जरूरत थी? टेड ने ऐसे असहज सवाल पूछे थे जो ब्रेट को डेकर और रेजियो की हत्याओं से जोड़ सकते थे। ब्रेट ने टेड को मारने और इसका दोष आप पर मढ़ने का फैसला किया, लावेल ने स्पष्ट किया। पैथोलॉजिस्ट ने टेड कोल के बालों की जड़ों के पास एक सुई का निशान पाया। उनका सिद्धांत यह था कि ब्रेट ग्राहम ने टेड को पीठ के निचले हिस्से में शामक सेडेटिव दिया था, शायद बेडरूम में। टेड उस बिस्तर पर गिर गया जहां से उसके कपड़े उतारे गए थे और चाकू मारा गया था। सब कुछ इस तरह से सेट किया गया था कि यह एक डेट जैसा लगे। विचार यह था कि सुबह लिव को टेड की लाश के साथ और हाथ में खून से सने हत्या के हथियार के साथ सोते हुए पाया जाएगा। ब्रेट ने शायद नॉक्टर्न बार में आपसे मुलाकात की और आपको उस अपार्टमेंट में ले गया जिसे टेड ने आपके लिए किराए पर लिया था। हम नहीं जानते कि आप उसके साथ क्यों गई। हो सकता है कि आपकी याददाश्त की समस्याओं को जानते हुए उसने नाटक किया हो कि वह आपको एमी के पास ले जा रहा है, या फिर उसने आपको शराब की बोतल से सफेद वाइन दी जिसमें उसने शामक मिला दिया था।
मैं सफेद वाइन बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं एक घूंट से ज्यादा कभी नहीं पीती, लिव ने कहा। उसे शायद पता नहीं चला कि आपने बहुत कम पिया है। उसे लगा होगा कि आप नशीले पदार्थ के कारण गहरी नींद में सो गई हैं। हैलिडेड ने कहा, क्या मैं भाग गई थी? लिव ने अपना सिर हिलाया, जैसे उम्मीद कर रही हो कि यह उसे याद रखने में मदद करेगा। आप सिर्फ भागी नहीं थीं, लावेल ने कहा। आप हत्या के हथियार के साथ भागी थीं। मैंने ऐसा क्यों किया? लिव हैरान थी। शायद इसलिए कि आप एक महत्वपूर्ण सबूत को सुरक्षित रखना चाहती थी। वह चाकू हमें ब्रेट को दोषी ठहराने में मदद कर सकता है। इस बीच रोस्को और ट्रे ने सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे ताकि उन दृश्यों को ढूंढा जा सके जहां ब्रेट ग्राहम अपार्टमेंट से बाहर निकल रहा था ताकि रात को स्टोर रूम में बिताया जा सके। हैलिडेड को यकीन था कि सैकड़ों घंटों के फुटेज में कुछ न कुछ सामने आ जाएगा अगर काफी बारीकी से खोज की जाए। फॉरेंसिक विशेषज्ञों को उस स्टोर रूम में लौटना था जहां वह छिपा हुआ था ताकि वहां उसके उंगलियों के निशान मिल सकें। जैसे ही वारंट जारी होता, हैलिडेड और लावेल उस टीम का नेतृत्व करते जो ब्रेट ग्राहम के अपार्टमेंट की तलाशी लेती ताकि लैब ये जांच सके कि क्या वहां खून के छींटे थे जो डेकर और रेजियो की हत्याओं के सबूत थे। वे उसे दोहरी हत्या के लिए भी दोषी ठहराने की उम्मीद कर रहे थे। ब्रेट ने मुझे ट्रैक कैसे किया? लिव ने पूछा। शायद उसने आपको अस्पताल में देखा जब आप ब्रेन स्कैन के लिए आई थीं, हैलिडेड ने कहा, यह समझाते हुए कि टेड ने लिव के लिए उसकी भूलने की बीमारी के संबंध में न्यूरोलॉजिस्ट के साथ बैठक का आयोजन किया था। हमें पता चला कि ब्रेट को उस दिन आपकी मेडिकल फाइल तक पहुंच मिल गई थी। आपके अस्पताल का आईडी नंबर व्यूइंग हिस्ट्री में है। अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर ने हमें यह बताया जब हमने पहले उनसे बात की थी। संभवतः इसीलिए ब्रेट को आपका पता चल गया। ठीक इसी तरह उसे पता चला कि मेरी याददाश्त हर बार सो जाने पर मिट जाती है, ऐसा लगता है। यह जानकारी आपकी मेडिकल रिपोर्ट में विस्तार से दी गई थी जिसकी उसके पास पहुंच थी। लिव के सवालों के जवाब देने और उसे ऐसी जानकारी न देने के बीच एक बारीक रेखा थी जो उसे और अधिक आहत कर सकती थी। अंदर आने से पहले उन्होंने लिव के डॉक्टर से बात की थी और उसने उनसे उसके साथ थोड़ा नरम रहने का अनुरोध किया था। वह अभी भी भावनात्मक रूप से अस्थिर थी। यह मेरी गलती है कि टेड कोल मारा गया, लिव ने कहा। वह मर गया क्योंकि उसने मेरी मदद की थी। मुझे बहुत दुख है कि मैं उसे याद नहीं रख पा रही हूं। हैलिडेड को दुख हुआ कि ब्रेट ने लिव की डायरी जलाकर राख कर दी थी। अब जब टेड मर चुका था, लिव की याददाश्त को ताजा करने वाला कोई नहीं था। हैलिडेड और लावेल ने अस्पताल जाने के रास्ते में हत्या कैसे हुई इसका एक सिद्धांत विकसित किया था। उनके हिसाब से कोल की हत्या के कुछ घंटे पहले या उसके बाद ब्रेट ग्राहम लिव के बेसमेंट अपार्टमेंट में गया और वह सब कुछ नष्ट कर दिया जो उसने और टेड कोल ने एमी एर मार्को की हत्याओं के बारे में पता लगाया था। उसने उसकी डायरी और अखबार की कतरनें जला दी जिन्हें वह इकट्ठा करती थी और अपार्टमेंट की दीवारों को काले रंग से रंग दिया ताकि कोई उन सिद्धांतों और सुरागों को डिकोड न कर सके जिन्हें लिव ने उन पर खरोंचा था। लिव के मोबाइल फोन नंबर शायद उसकी डायरी में लिखे थे। उसने उसे कॉल किया और नॉक्टर्न में बुलाया जिसे वह अपनी डायरी से जानता था कि
वह उसका पसंदीदा ठिकाना था। किसी तरह उसने उसे अपनी सीक्रेट अपार्टमेंट में ले जाने के लिए धोखा दिया। वहां उसने उसे शराब के साथ नशा दिया और छिप गया, कोल की वापसी का इंतजार करते हुए। फोन रिकॉर्ड से पता चला कि उसने सर्विस क्लीनिंग का उपयोग किया था। सुबह के लिए सफाई करने वाली महिला को बुलाया। वह शायद उम्मीद कर रहा था कि सुबह सफाई वाली लिव को टेड की लाश के पास गहरी नींद में पाएगी। अब मेरा क्या होगा? लिव ने पूछा। आप अपनी सामान्य जिंदगी में वापस जा सकेंगी जैसे ही आपको कुछ दिनों में छुट्टी मिल जाएगी, लावेल ने कहा। किस जिंदगी में? या तो मैं लंदन वापस जाऊं अपनी जिंदगी जीने के लिए जिसे मैं याद नहीं कर पाती, या मैं यहीं रहूं एक ऐसी जिंदगी में जो पहचान से परे बदल चुकी है, लिव ने उदासी से कहा। या शायद आप एक नई शुरुआत करें, हैलिटेड ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। बदलाव कभी आसान नहीं होते। आप इससे निपट लेंगी लिव, मेरा विश्वास करें। अब हमें जाना होगा, लावेल ने कहा, अपने फोन पर संदेश देखते हुए। डॉक्टर ने कहा था कि हम ब्रेट ग्राहम से बात कर सकते हैं। ब्रेट यहां है, अस्पताल में? लिव ने पूछा, यह सोचकर स्पष्ट रूप से चिंतित थी कि वे एक ही छत के नीचे थे। वह दूसरे विंग में है, बिस्तर से हथकड़ी से बंधा हुआ और पुलिस की सुरक्षा में, हैलिटेड ने उसे आश्वस्त किया। मैंने सुना है कि उसे यह अपमानजनक लगता है कि उसके साथ एक अपराधी जैसा व्यवहार किया जा रहा है, जबकि वह एक प्रसिद्ध सर्जन है। उसे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। जेल में स्थिति और भी खराब होगी। वह रुक गई जब एक सुंदर आदमी काले बालों और छोटी दाढ़ी के साथ अस्पताल के कमरे में आया। एक फूलों की टोकरी और एक बड़ा पन्नी का गुब्बारा लेकर आया जिस पर जल्दी ठीक हो जाओ लिखा था। मैं तुम्हें जानती हूं, लिव ने कहा। जब वह आदमी चुपचाप उसके अस्पताल के बिस्तर के पास आया, लिव ने उसे याद करने की कोशिश करते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। तुम कल रात के बारटेंडर हो। हाँ, मैं चाहूंगा कि हम इसके अलावा अच्छे दोस्त भी हों। हालांकि यह पहली बार है जब तुम मुझे वास्तव में याद कर रही हो, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसने फूलों के गुलदस्ते को लिव के अस्पताल के बिस्तर के बगल में रखा। अगर हम दोस्त हैं तो बेहतर होगा कि तुम मुझे अपना नाम बताओ, ताकि अगली बार जब हम मिले तो मैं तुम्हें याद रख सकूं। मैं गैरी हूं, उसने कहा, लिव से हाथ मिलाते हुए उसके अस्पताल के बिस्तर के बगल वाली कुर्सी पर बैठने से पहले। हैलिटेड और लावेल कमरे से बाहर निकल गए, सावधानी से अपने पीछे दरवाजा बंद कर दिया। संपत दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए गोल्डी ऑडियो बुक्स के साथ। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। नमस्कार।